गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, जैसा हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि हम समाजवाद एवं साम्यवाद में अंतर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए समाजवाद और साम्यवाद में मूल अंतर क्या है इसको समझने के लिए सबसे पहले समाजवाद की अवधारणा को समझना पड़ेगा। तो हम समाजवाद को पहले समझेंगे और समाजवाद को सबसे पहले समझने के लिए उसकी उत्पत्ति काल को, कैसे इसका उद्भव हुआ उसको समझेंगे। तो 18वीं शताब्दी में एक तरफ औद्योगिक क्रांति हो रहा था यूरोप में, तो दूसरी तरफ क्या था, प्रबोधन आंदोलन चल रहा था। प्रबोधन आंदोलन का तात्पर्य होता है कि रुके हुए ज्ञान विज्ञान पुनः विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा था। अब बातें ज्ञान और विज्ञान के संदर्भ में होने लगा था। तो उस आंदोलन के क्रम में ही समाज जो है दो वर्गों में बटा हुआ प्रतीत दिखाई दिया। लोगों को समझ में आया ये दो प्रकार का बटे हुए समाज कौन थे, एक पूंजीपति वर्ग थे और दूसरा मजदूर वर्ग था। ठीक है, तब यहीं से एक प्रकार से यूं कहें कि समाजवाद जैसी भावना अवधारणा इसी दो वर्ग से निकला। और जब निकला तो उसका जो बेसिक कंसेप्ट हुआ वो क्या हुआ, वो बिल्कुल ही पहले के कंसेप्ट से अलग आया। कैसे कि पहले के जो समाज में लोग थे वो राजनीतिक स्वतंत्रता, कानूनी समानता पर ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन अब औद्योगिक क्रांति के बाद समाज में जो ये दो वर्ग थे इस बात पर ज़्यादा जोर देने लगे कि आर्थिक और सामाजिक समानता ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत की राजनीतिक एवं कानूनी समानता के। तो बिल्कुल विचारधारा में ही परिवर्तन हो गया। तो आप अब यहाँ से गौर से जरा सुनिए और समझिए कि समाजवाद में जो मूल बात आया ये आया कि सामाजिक एवं आर्थिक समानता जो है ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत राजनीतिक एवं कानूनी समानता के। पहला बात बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात अपने आप इसी से समझ में आएगा कि जब वो आर्थिक समानता को ज़्यादा मानता है, यानी कहने का तात्पर्य है कि हमको बोलने के स्वतंत्रता से पहले हमको भूख मिटाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और ये प्रैक्टिकल है और वास्तव में ऐसा होना भी चाहिए। तो इसी चीज़ को आप अगर समझ जाइएगा तो पूरा समाजवाद आपको समझ में आएगा कि आर्थिक समानता सामाजिक समानता पहले होना चाहिए राजनीतिक और कानूनी समानता से। इसीलिए उत्पादन अगर होता है, चाहे किसी भी प्रकार का उत्पादन होता है, चाहे फैक्ट्री में उत्पादन हो या तो कल्टीवेशन से उत्पादन हो, उत्पादन पे राज्य का अधिकार होना चाहिए। और उत्पादन एक व्यक्ति के लिए नहीं समाज के लिए होना चाहिए। और उत्पादन पे राज्य का अधिकार किस लिए, क्योंकि राज्य का जब अधिकार रहेगा उत्पादन में तो वो समाज हित में ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। तो बस इतना ही समझना था, यही समाजवाद की अवधारणा है। अगर इसको कंसाइज करके अगर बोला जाए तो ऐसे बोला जा सकता है या समझा जा सकता है कि समाजवाद वह अवधारणा है जिसमें आर्थिक एवं सामाजिक समानता को कानूनी और राजनीतिक समानता से ऊपर मानता है, और यह मानता है कि उत्पादन जो हो वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए हो, और पूरे उत्पादन पे राज्य का अधिकार हो जिससे कि पूरे समाज को लाभ मिले। ये समाजवाद है। ठीक है, चलिए प्रारंभिक समाजवाद को अगर बारे में बात करें तो प्रारंभिक समाजवाद जो था एक आदर्शवादी समाजवाद था, स्वप्नदर्शी था। क्या तात्पर्य हुआ स्वप्नदर्शी का, कि मतलब ऐसा होना चाहिए लेकिन वास्तविक धरातल पर ऐसा हुआ या नहीं हुआ उससे उसको कोई लेने देनी नहीं था, इसीलिए इसको यूटोपियन सोशलिस्ट बोला गया। ठीक है, मतलब वास्तव में ऐसा वो संभव नहीं हुआ, फिर भी उनका सोच ऐसा था कि समाज जो है इस प्रकार से रहना चाहिए। तो ऐसे समाज को स्वप्नदर्शी समाज बोला गया, आदर्शवादी समाजवाद बोला गया। ठीक है, उन्होंने आर्थिक समानता की बात किया लेकिन ऐसा वास्तविक धरातल पर दिखा नहीं। तो यही इसीलिए इसको स्वप्नदर्शी और आदर्शवादी समाजवाद बोला गया। इसके अगर प्रवर्तक देखा जाए, पूछा जाए यहाँ से, तो इसके प्रवर्तक सेंट साइमन, फूरिये, लुइस ब्लास, रॉबर्ट ओवेन इत्यादि थे। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, नेट में भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए अब देखते हैं कि समाजवाद और साम्यवाद में क्या मूल अंतर है। चलिए पहला पॉइंट है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्षमता के अनुसार से काम मिलेगा और उसके अनुसार से वेतन मिलेगा, यानी जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसके आधार पर उसको वेतन मिलेगा। यानी कहने का तात्पर्य है इसमें कि जो व्यक्ति ज़्यादा काम करेगा ज़्यादा पैसा कमाएगा,
कम काम करेगा, कम पैसा कमाएगा, तो समाज में असमानता बनी रहेगी। यही मेन पॉइंट है यहाँ पे समझने का। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, अभी समझ में आएगा कि प्रत्येक व्यक्ति क्षमता के अनुसार से काम करेगा, लेकिन आवश्यकता के अनुसार से वेतन मिलेगा। तो ये दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? यहाँ पे वो समानता बना रहेगा, यहाँ पे वो समानता बना रहेगा। यहाँ पे कोशिश होगा कि लगभग समानता बनाया जाए। क्यों समानता बनेगा? क्योंकि वेतन को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। क्षमता के अनुसार से काम मिलेगा, लेकिन वेतन जो है आवश्यकता के अनुसार से मिलेगा। तो ये मूलभूत इसका अंतर था पहला। दूसरी बात, समाजवाद में वर्ग समन्वय का बात होता है। वर्ग समन्वय का अर्थ होता है कि समाज में किसी भी प्रकार की संघर्ष ना हो, किसी भी प्रकार से दूसरे को कोई बाधित नहीं करेगा, उसको वर्ग समन्वय बोलते हैं। तो इस प्रकार से समाजवाद की बात होता है वर्ग समन्वय, यानी कि संघर्ष की भावना नहीं होगा। लेकिन साम्यवाद बोलता है कि वर्ग संघर्ष जो है आवश्यक है और वर्ग संघर्ष होगा ही होगा। ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वह मानता है कि समाज दो वर्गों में बटा हुआ है, एक शोषक और दूसरा शोषित। मित्रों, स्वाभाविक है शोषक व्यक्ति और शोषित व्यक्ति का जो लक्ष्य होगा एक दूसरे के विपरीत होगा। दोनों का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो संघर्ष स्वाभाविक है, क्योंकि शोषक चाहेगा कि और ज़्यादा शोषण करे और शोषित चाहेगा कि मेरा शोषण ही ना हो। तो इससे संघर्ष आवश्यक है और कार्ल मार्क्स इसको मानता भी था। तो आप देख लीजिए, यहाँ वर्ग समन्वय की बात हो रहा है, यहाँ पे वर्ग संघर्ष की बात हो रहा है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। तो राज्य का अस्तित्व होगा यहाँ, और ये बोलता है राज्य का अस्तित्व नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं राज्य का। तो पहले इसमें समाजवाद के अगर भावना से देखेंगे, उसकी अवधारणा से देखेंगे, तो समाजवाद को जब हम समझ रहे थे उस समय समझे थे कि कोई भी उत्पादन होगा तो उस पर राज्य का अधिकार होगा। जब राज्य का अधिकार होगा तो क्या होगा? समाज के हित में ज़्यादा काम होगा, वो समाजवाद मानता है। लेकिन साम्यवाद क्यों नहीं राज्य को मानता है? इसका कारण है। पहला कारण है कि वो मानता है कि अगर राज्य की जब स्थिति बनी रहती है तो राज्य जो है पूंजीपति वर्ग को अर्थात शोषक वर्ग को सहायता करता है, और जिससे शोषित और भी प्रताड़ित होता है। तो ये पहला कारण था। और दूसरा कारण था कि साम्यवाद यह मानता था कि जब शोषक और शोषित के बीच में संघर्ष होगा, युद्ध होगा, तो शोषित ही जीतेगा। और शोषित की संख्या चूंकि ज़्यादा है, इसलिए जब बाद में जब इसकी सरकार बनेगी तब वहाँ पे शोषक को हटा दिया जाएगा, तो एक ही वर्ग बनेगा। तो जब एक ही वर्ग बनेगा तो एक ही प्रकार के समाज की स्थापना होगा, और ऐसे समाज में राज्य की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जहाँ ये बात करता है राज्य का अस्तित्व की बात करता है, यहाँ राज्य के अस्तित्व की बात ही नहीं करता है। चलिए अगला पॉइंट और भी अच्छा लगेगा कि इसमें बोलता है वर्ग का अस्तित्व है, जैसे पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग या जो भी मजदूर वर्ग इत्यादि। क्योंकि वर्ग का अस्तित्व रहेगा, क्योंकि पहली अवधारणा भी बोला है ये कि क्षमता के अनुसार से वो काम करेगा और वेतन पाएगा, तो इससे वर्ग जो है कैटेगराइज हो जाएगा। लेकिन साम्यवाद कहता है कि मानव ही एकमात्र वर्ग है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ जो है वर्गहीन समाज की कल्पना करता है। और वह इसलिए कि वह जानता है कि जब संघर्ष होगा तो जब शोषितों का जीत होगा तो जो भी शोषक इत्यादि लोग हैं उसको शोषित वर्ग ही बना दिया जाएगा, उन्हें एक ही वर्ग में तब्दील कर दिया जाएगा। तो वर्गहीन समाज की अवधारणा से यह पुष्ट होता है कौन? साम्यवाद। तो मित्रों समझ गए, ये 4 पॉइंट समझ गए। अब आप लोग की अवधारणाएं धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा होगा कि समाजवाद कहाँ है और साम्यवाद कहाँ है। समाजवाद जहाँ वर्ग और राज्य के अस्तित्व की बात करता है, जबकि साम्यवाद वर्ग और राज्य के अस्तित्व के बारे में बात ही नहीं करता है। ठीक है, आगे देखिए। समाजवाद का जो ये समाजवाद को कहते हैं यूटोपियन सोशलिस्ट, जबकि कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद था उसको वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि वैज्ञानिक समाजवाद किसकी देन है या किसने कहा कि ये कार्ल मार्क्स है। ठीक है, कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद। और इसका तो यूटोपियन सोशलिस्ट का कौन थे जनक आप लोग देख लिए, सेंट साइमन, फूरियर, लुईस ब्ला और रॉबर्ट ओवेन। जबकि इसका अगर वैज्ञानिक समाजवाद का कौन? कार्ल मार्क्स। और साम्यवाद से संबंधित अगर कोई व्यक्ति था इस प्रकार का अगर नाम आए तो कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजिल्स इत्यादि होगा। तो मित्रों मूलतः हम
अब इसको कंक्लूड करेंगे बहुत ही बेहतर ढंग से, उसको एक बार में सुनना है, सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम समाजवाद को कंक्लूड करते हैं। समाजवाद को हम बताए थे कि समाजवाद जो औद्योगिक क्रांति के पश्चात दो वर्ग उत्पन्न हुआ, जिसमें पूंजीपति और मजदूर वर्ग थे। वहाँ पे समाजवाद की जो अवधारणा आया वो ये आया कि आर्थिक समानता और जो है सामाजिक समानता बेहतर है राजनीतिक एवं कानूनी समानता से। उन्होंने बोला कि उत्पादन के सारे स्रोतों पर राज्य का अधिकार होना चाहिए, उत्पादन व्यक्ति के लिए नहीं बनिस्बत समाज के लिए होना चाहिए। और जब इन दोनों का अंतर देखने लगे तो हम देखें कि क्षमता के अनुसार से काम एवं वेतन समाजवाद में मिलता है, जबकि वहाँ क्षमता के अनुसार काम तो मिलता है साम्यवाद में, लेकिन वेतन आवश्यकता के अनुसार से मिलता है। और यही वजह है कि समाजवाद वर्ग संघर्ष की बात करता है, जबकि साम्यवाद वर्ग संघर्ष की बात करता है। जब समाजवाद राज्य के अस्तित्व एवं वर्ग के अस्तित्व के बारे में बात करता है, वहीं साम्यवाद राज्य एवं वर्गहीन समाज की बात करता है। तो मित्रों, मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो से आप स्पष्ट रूप से साम्यवाद और समाजवाद को समझ पाए होंगे। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।